आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आई हुई है जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी कम है और मेडिकल स्टैंडर्ड अगर फॉलो करते हुए जिनको भी मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम है, वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा आई साइट प्लस क्या क्या चेक होता है वो। और अगर उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट नहीं चूज़ करते हैं अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आप पास करते हुए भी या तो पेंडिंग में डाल दिए जाएंगे या फिर आपको पोस्ट मिलेगी ही नहीं और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका हो उसे आप अगर पहली चॉइस रखेंगे उससे रिलेटेड पोस्ट को, तभी आप यहाँ पे नौकरी आसानी से पाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड कौन कौन सा यहाँ पे मांगा गया अगर उसे आप देखें उससे पहले आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। C1 B1 इसके अलावा B1 आप देखिए मैक्सिमम में B1 है, C1 है, फिर आपका C1 एंड A3 है और A2 है। ठीक है, ना तो कहीं C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है ना ही कहीं पे यहाँ पे B2 मांगा गया है। तो इन मेडिकल स्टैंडर्ड में कैसे आप पोस्ट चूज करेंगे उसे हम आपको बताएंगे, इसके बारे में पहले पूरी डिटेल, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं सामान्य विज्ञान की, क्योंकि आप सबको पता है सामान्य विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पुटअप होते हैं। 2018 से 23 तक के इसमें आपको सारे वो क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे जो पूछे गए रेलवे के एग्जामिनेशन में। एंड सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान की चैप्टर वाइज बुक अगर आप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से पूरा, तो आप इस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको लिंक मिल जाएगी। अमेजॉन फ्लिपकार्ट सभी से आप बाई कर सकते हैं। रीजनिंग की पूरी तैयारी के लिए चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन ALP, उसके लिए ये बुक बेहतरीन बुक है। मेरे पास खुद है, मैंने देखा हुआ है इस बुक का। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको जो इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और सामान्य ज्ञान के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें NCERT के पैटर्न पे जो कि आपके ग्रुप डी में पूछा जाएगा, पूरी इसमें आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये भी अवेलेबल है। एंड सभी तैयारी करने के बाद आप सॉल्व पेपर्स जब कर लेते हैं तब आपकी तैयारी कंप्लीट मानी जाती है। कंप्लीट तैयारी चैप्टर वाइज, देन सॉल्व पेपर्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ये करने के बाद आप एकदम रेडी हो जाते हैं एग्जाम के लिए। और मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज बुक के लिए आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी बुक्स का लिंक हमने दे दिया, वहाँ से आप जरूर बाई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो रही है ना, एक तो रेलवे ने वैकेंसी कितना दिया है 32,438। ठीक है, ऊँट के मुँह में जीरा तो कहावत थी, ऊँट के मुँह में जीरे से भी छोटा अगर कुछ होता ना अजवाइन, तो आप वो कह सकते हैं। यहाँ पे ये रेलवे नहीं, ये कह सकते हैं एक तरह का फेल वे है रोजगार देने के मामले में। जहाँ आप सबसे बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन थे गवर्नमेंट सेक्टर में, वहीं आप वैकेंसी ऐसी दे रहे हो 5-5 साल बाद, जैसे लगता है आपके पास कोई काम ही नहीं है। तो आप कर क्या रहे हो? ठीक है, ऊपर से ITI 10th सबको एक साथ कर दिया। आप अलग अलग भर्ती दे सकते थे, 50,000 ITI की, 50,000 10th की, या ITI को टेक्निकल पोस्ट पकड़ते नॉन टेक पोस्ट बढ़ा देते। इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी, उस पर इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। वैकेंसी कम है उसको बताने का पर्पज ये है, मान लीजिए आप यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं, यानी आप B1 मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा आपका नहीं है फिटनेस, और आपने पोस्ट डाल दिया सिग्नल का पहला, ठीक है, और वो पोस्ट आपको मिली नहीं क्योंकि आप मेडिकल में अनफिट हो गए, लेकिन आपने नंबर तो ला लिया था इसके बराबर का। तो कई बार आपको नीचे पोस्ट नहीं देते हैं क्योंकि नीचे की पोस्ट अस्ता किसी और ने पहला प्रेफरेंस बनाया और वो भर गई हो, तो आपको डाल दिया जाएगा पेंडिंग में। चूंकि आपने मेडिकल तो क्लियर ही नहीं किया तो आप पेंडिंग में हो जाएंगे। पता लगा 1 साल 2 साल बाद सीट अगर खाली होती तो आपको दिया जाएगा अलग से पैनल ला के, नहीं तो फिर गई नौकरी, है ना। तो ये मौका भी आपको उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको ये देखना कि किस जोन से कितनी भर्ती है, उतना ही ये देखना कि कौन सी जो पोस्ट है उस पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक पहले से अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि हम ऊपर जो टेबल अभी दिखाने वाले हैं जिसमें पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड बताएंगे, उसको आप पहले देखिए कि आप इसमें किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप उसको देख लेंगे कि आप B1 लायक हैं, C1 लायक हैं, या नीचे और कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, इस बार सिर्फ A3 है और A2 है, A3 और A2, ठीक, A3 A2 B1 एंड C1, ना तो C2 यहाँ पे है ना तो B2 यहाँ पे है। पहले B2 ज़्यादा रहता था बट अभी उसको नहीं रखा गया। अब किसमें लेजिक या लेजर सर्जरी अलाउ है, किसमें कितने नंबर तक के चश्मे अलाउ हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट उस वाली टेबल पे। अब देखिए सबसे पहले आते हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पे। ठीक, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे सबसे टफ मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाएगा इस कैटेगरी में। बाकी ALP का तो इससे भी टफ रहता है A1, बट A2 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डिस्टेंट विजन आपका 6/9 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए, यानी 6/6 तो नहीं मांगा जा रहा है बट विदाउट ग्लास आपका 6/9 होना चाहिए। यानी आप नीचे से जो दूसरी या तीसरी लाइन रहती है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 6/9 होता है। दूसरी चीज ग्लास लगाने पे आपका 6/6 हो जाना चाहिए। विदाउट ग्लास यहाँ मांगा गया 6/9, यहाँ कहीं नहीं लिखा गया विद ग्लास क्या होना चाहिए, ठीक है। और नियर विजन तो सभी में हो रहता है, विदाउट ग्लास ये भी है। एंड
कलर विजन टेस्ट आपका होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, नाइट विजन आपका टेस्ट होगा और मेसोपिक विजन भी आपका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आई साइट। और एक चीज़ हमेशा मान लीजिए, रेलवे के मेडिकल में अगर आपने आई टेस्ट अपना पास कर लिया तो आप मान के चलिए 90% मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपने पास कर लिया, क्योंकि जो फिजिकल फिट यहाँ ऑल एस्पेक्ट में है ये सभी पोस्ट पे चेक होता है। इसमें क्या क्या होता है आपका कि अगर आपकी 27-28 साल से ज़्यादा है तो शुगर टेस्ट होगा, बीपी टेस्ट होगा, ईसीजी होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे टेस्ट की जाती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा टफ इसका मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन आई साइट में जो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड इस कैटेगरी का है, आप लोग चाहे A2 का फॉर्म भरिए, चाहे B1 का भरिए, चाहे C1 का भरिए, चाहे C2 का भरिए, A3 का भरिए, आप सभी के लिए फिट रहेंगे, क्योंकि आप टॉप मोस्ट टेबल पे फॉल कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ नीचे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है A3 को समझना। A3 अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि 6/9 विद या विदाउट ग्लास है, यानी अगर आपकी पावर, ठीक है, विदाउट ग्लास में क्या लिखा देखिए, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2D, यानी अगर आप -2D तक का यहाँ चश्मा लगा रहे हैं और आपकी आंख 6/9 हो रही है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे अगर आप 2D तक का चश्मा लगा रहे हैं, 2 डायोप्टर का चश्मा लगा रहे हैं और आपकी आई साइट 6/9 हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो इशिहारा बुक का कलर विजन टेस्ट होता है वो आपको यहाँ भी पास करना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन भी आपको पास करना पड़ेगा, नाइट विजन भी, मेसोपिक विजन भी। तो अगर आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, A2 को मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं आपकी चश्मा -2D का लगा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे A2 वाली पोस्ट छोड़ के A3 वाली पोस्ट से फॉर्म भरना शुरू करना होगा। A2 पोस्ट को आपको नहीं लेना होगा प्रेफरेंस में, क्योंकि फिर आप वहाँ मेडिकल में अगर छंट जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये सब चॉइस किसको रखेंगे, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को, फिर B1 वाली को, फिर B2 या B2 तो दिया ही नहीं इस बार, फिर आप C1 को रखेंगे। अब बात करते हैं B1 का, जिसकी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे है। एक चीज़ ध्यान रखिए, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी वो है जिनके पास कलर विजन ना, उनके लिए सिर्फ एक पोस्ट है जो C1 कैटेगरी की है। ठीक है, उसी में नहीं है मेडिकल स्टैंडर्ड में कलर विजन, बाकी B2 है ही नहीं, C2 है ही नहीं। तो जो भी कलर विजन वाले कैंडिडेट हैं, प्लीज़ आप लोग C1 कैटेगरी की पोस्ट देख के उसी अकॉर्डिंग जोन सेलेक्ट करके फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ B1 की अगर बात कर लें तो B1 में क्या है आपका, आई साइट आपकी 6/9 6/12 हो सकती है विद या विदाउट ग्लास। पावर यहाँ पे 4 डायोप्टर तक यानी -4D तक चलेगी। ये 6/9, 6/12 क्या होता है, तो 6/9 6/12 ये होता है आपका कि जो मान लीजिए आप राइट हैंडर हैं तो आपका राइट आई ज़्यादा ठीक होना चाहिए, दूसरा अगर कम भी रहेगा तो चल जाएगा। लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट आई ज़्यादा ठीक होनी चाहिए, राइट आपकी थोड़ी कम ठीक होगी तो भी चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 पावर देते हैं। ठीक है, कि 6/9 एंड 6/12 विद या विदाउट ग्लास होना चाहिए। दोनों आंख में पावर कई बार डिफरेंट भी रहता है। ठीक, अब यहाँ आपका चश्मा कितना चलेगा, 4 डायोप्टर से ज़्यादा, यानी -4D से ज़्यादा पावर आपकी नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। डिस्टेंट भी आपका नियर विजन भी चेक होगा, इसके अलावा आपका कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन भी इसमें टेस्ट होगा। बाकी फिजिकल फिटनेस हमने बता ही दिया क्या क्या चेक होगा। तो B1 में भी कलर विजन वाले कैंडिडेट नहीं फॉर्म फिल कर रहे हैं। जिनका भी यहाँ पे लेजिक सर्जरी हुआ, मान लीजिए लेजर सर्जरी आपका अगर हुआ, उसको भी अभी हम बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। अब बात करें B2, इसकी तो पोस्ट ही नहीं, कोई चर्चा बनती नहीं। C1 की बात कर लेते हैं। C1 में क्या है देखिए, जिनकी आई साइट एकदम वर्स्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, 6/12 6/18 विद या विदाउट ग्लास हो रहा है, तो आप लोग भर सकते हैं। मतलब ग्लास लगाने के बाद भी अगर आपकी आई साइट नहीं ठीक हो रही पूरी तब भी आप C1 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपका कलर विजन भी नहीं टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। C2 दिया नहीं है, नहीं तो C2 में भी चलता कि अगर पावर एकदम ही नहीं है विद या विदाउट ग्लास तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर एक आंख से आप देख पा रहे हैं तब भी। बट C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट अभी फिलहाल दी नहीं गई है। अगर पोस्ट बढ़ाने की बात हो रही, हो सकता है पोस्ट बढ़े तो कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी ऐड हो सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे सर्जरी की। अगर आपने लेजिक, ICL कोई भी आंख में सर्जरी कराई, ICL में आप लेंस डलवा लेते हैं, लेजिक में आपका कार्निया जो है आगे से पतला करके बना दिया जाता है, उस केस में क्या है कि A2 और A3, तो A2 की पोस्ट तो है यहाँ पे, A2 या A3 पोस्ट आप नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन लेजिक सर्जरी अगर आपने किया है तो आप B1, B2, C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी सर्जरी के बाद ना हो। ठीक है, दूसरा आपकी सर्जरी एटलीस्ट 1 साल ड्यूरेशन की पूरी हो जानी चाहिए। ठीक, मेडिकल सर्टिफिकेट उसका आपको देना पड़ेगा जहां से आपने कराया वहां से। अगला,
जो आपकी रेजिडुअल कॉर्नियल थिकनेस है, वो लेजिक सर्जरी में क्या होता है, कॉर्निया आपका आगे से पिघला दिया जाता है, मतलब लेजर से उसको हटा दिया जाता है, उसकी थिकनेस कम कर दी जाती है। उसकी थिकनेस कम से कम 425 माइक्रोन जरूर रहनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कम कर दी गई है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो आपका जो लेजिक सर्जरी हुआ होगा उसमें मेजरमेंट हुआ रहता है, उसमें दिख जाता है कॉर्निया थिकनेस कितनी थी। ठीक है, इसके अलावा विजुअल एक्विटी जो है वो आपका रहना चाहिए। ठीक, वो आपको पढ़वाया जाएगा। इक्विटी आपकी शार्पनेस क्या होती है, कई बार सर्जरी के बाद ना आपकी जो विजुअल शार्पनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वो भी आपको चेक कराया जाएगा। अगला है फंड शुड बी नॉर्मल, फंडस आपका यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए और कोई भी एविडेंस जो है प्रोग्रेसिव आई डिजीज आप में नहीं दिखनी चाहिए, मतलब और कोई आई डिजीज आप में ना हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यानी कुल मिला के अगर आपने लेजिक सर्जरी कराई है तो आप B1 B2 C1 C2 में फाइट कर सकते हैं, मतलब आप उसमें दे सकते हैं मेडिकल अपना। बस 1 साल से ज़्यादा पुरानी सर्जरी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जो हम आपको बार बार कह रहे थे यहाँ दे दिया है इन्होंने। यहाँ पे एक तो वैकेंसी ऐसी कम है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम। जो भी पोस्ट आप ऑप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप अनसुटेबल पाए जाते हैं अप्लाइड पोस्ट के लिए तो आपको उस टाइम पे अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट के लिए यहाँ कर रहे हैं वो नोट कर लें कि ये पोस्ट जो है यहाँ पे अच्छे मेडिकल स्टैंडर्ड वालों को ही मिलती है, तो आपको उस चीज़ को कर लेना कि आप फिजिकली अच्छे से फिट रहें, विजन आपका अच्छे से फिट हो, तभी आप अप्लाई करिए। अदरवाइज आप A2 में फॉर्म ना भरिए, आप जो बाकी कैटेगरी है B1 इसमें फॉर्म भरें। तो अब यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि A1 A2 ठीक है, A3 भी यहाँ पे दिया हुआ है। इन सब में क्या है आपका कलर विजन टेस्ट होगा। B1 में भी आपका कलर विजन टेस्ट होगा। किसमें नहीं होगा, C1 में नहीं होगा। C2 तो दिया नहीं है, C1 में नहीं होगा। C1 की कौन कौन सी पोस्ट देखिए, प्रोडक्शन यूनिट में असिस्टेंट TL एंड AC में है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में आपका असिस्टेंट TL एंड ये इलेक्ट्रिकल में आपकी जनरल सर्विस वाली पोस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर आप आइए, C1 में आपकी वर्कशॉप में वैकेंसीज हैं, प्रोडक्शन यूनिट में है। और C1 में ही आप देखें यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप की वैकेंसी है, असिस्टेंट सिग्नल एंड ट्रांसमिशन में भी वर्कशॉप की पोस्ट है, प्रोडक्शन यूनिट की पोस्ट है। यानी जो आपका फील्ड वर्क अक्सर नहीं है ना, वहाँ पे आप देखेंगे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसको कलर विजन है, तो आप लोग क्या करिए कि पहले पोस्ट आप लिख लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए है। ठीक, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए नीचे वाली टेबल में और इसमें देख लीजिए कि वो पोस्ट कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, असिस्टेंट जैसे आप आइए SNT में आए तो आप यहाँ पे जैसे आपने पोस्ट चूज कर ली, अब यहाँ पे आप देख लीजिए इतनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भर देंगे फॉर्म। इसी तरह आप ट्रैक मशीन वाली पोस्ट देखेंगे या वर्कशॉप वाली पोस्ट देखेंगे तो उसमें देख लीजिए कितनी पोस्ट है, उसको आप सेकंड प्रेफरेंस रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस अपना देना होगा C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे A1 या A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रख रहे हैं, आप लोग कोई भी पोस्ट भरिए, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जिनके पास मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा लो है वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट चूज करेंगे। तो जरूर इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपका अच्छा नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ेगा। तो उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि भर्ती भी कम है, कंपटीशन तो होने ही वाला है। तो ऐसा ना हो कि कंपटीशन तो आप बीट कर जाएं लेकिन मेडिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ फेस की एयरफोर्स वगैरह में, 12th में था तभी उस टाइम पे, तो वो चीज़ ना ज़िंदगी भर का डिसअपॉइंटमेंट होता है कि देखो मेरा सिलेक्शन मेरे मेडिकल फिटनेस की वजह से नहीं हो पाया। तो एयरफोर्स का तो बहुत टफ होता है, बट रेलवे में तो आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन है कि अपनी मेडिकल फिटनेस के हिसाब से आप पोस्ट चुनें, तो वहाँ एटलीस्ट आपको गलती नहीं करनी चाहिए। कोई आपका अभी भी अगर डाउट हो ना इस मेडिकल को लेके, तो आप लोग एक बार या तो डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ उसको देख लीजिएगा, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपकी और ज़्यादा जो भी डाउट होगा ना आपको, उसको हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। होपफुली हमने सही जानकारी आपको दी होगी अच्छे से। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट आप लोग जरूर लिखिएगा। थैंक यू।